हेलो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है दृष्टि जियोग्राफी की इस सीरीज़ में। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें हम पहले भारत का भूगोल को पढ़ रहे हैं, उसके बाद पढ़ेंगे विश्व के भूगोल को। और दृष्टि पब्लिकेशन की ये बुक है और इम्पोर्टेंट बुक है यूपीएससी और स्टेट के सभी एग्ज़ाम, और इसके अलावा जिस किसी भी एग्ज़ाम में जियोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो सभी के लिए है। और इसमें मैं इसे कंप्लीट भारत के भूगोल को पहले कंप्लीट करूँगा, फिर उसके बाद विश्व के भूगोल को। और इसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 8 को। चैप्टर 8 का टाइटल था कि जल संसाधन, सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना। इसमें जल संसाधन और सिंचाई से संबंधित उसके प्रकार देख रहे थे हम। सिंचाई के संसाधन देख लिए, फिर उसके बाद सिंचाई के प्रकार, और आगे देखेंगे फिर उसकी जो बहुउद्देशीय परियोजना है उनके बारे में। तो मैंने पिछली क्लास में जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे साथ अब इस क्लास को एंड तक देखना आप। इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेंगे आज की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उन सभी के बारे में समझेंगे आज अच्छे से, क्योंकि वहाँ से कुछ क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में अधिकतर पूछा ही जाता है। अब मैं सतही सिंचाई से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने यहीं से छोड़ा था। इसके लाभ, हानियाँ और क्या होती है सतही सिंचाई, क्या महत्व है, सब कुछ जानने वाले हैं इसमें। आपको बता दूं कि भारत में जो कृषि योग्य भूमि है उस पर अधिकतर सतही सिंचाई के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सतही सिंचाई जो की जाती है नहरों, नलकूपों, तालाबों और कुओं के द्वारा की जाती है। नहरों, नलकूपों, तालाबों और कुओं के द्वारा अधिकतर। और सतही सिंचाई के अब लाभ देखते हैं कि इसके द्वारा फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, उर्वरक उपयोग की दक्षता में भी वृद्धि होती है। और इसकी कुछ समस्याएं भी हैं, वो भी देख लो कि इस प्रणाली में खेत के उपयुक्त रूप से तैयार न होने पर जल का अत्यधिक नुकसान होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जब नहरों के द्वारा या बम में या छोटी नहर या बड़ी नहरों के द्वारा जब सिंचाई की जाती है तो उसमें पर्याप्त मात्रा में यानी अधिक मात्रा में जल का विनाश होता है। क्या बोलते हैं, दोहन होता है एक तरह से ज़्यादा, और वाष्पीकरण भी अधिक होता है। तो जितने की ज़रूरत होती है उससे भी ज़्यादा जल वेस्ट जाता है इसमें। और अधिकतर जल का ज़मीन में रिसकर व वाष्पीकरण द्वारा नुकसान होता है। यानी किसी जगह पर मुसेल वगैरह हो जाते हैं या फिर उसकी मेड़ वगैरह जो होती हैं वो फूट जाती हैं, तो जल इधर से उधर फैल जाता है और वेस्ट जाता है अधिकतर इसमें। और मृदा लवणीकरण की भी समस्या होती है। जहाँ पर जल ज़्यादा होता है वहाँ पर मृदा लवणीकरण की भी समस्या होती है। अधिकतर ये नदियों के किनारे या फिर तालाबों के किनारे अधिकतर ये प्रॉब्लम देखी जाती हैं। आगे देखो, ये महत्वपूर्ण तकनीक है रेनगन तकनीक। इस तकनीक के बारे में बता दूं कि इस तकनीक के द्वारा 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जाती है, और इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्रफल को सींचा जा सकता है। यानी 20 से 60 मीटर की दूरी तक प्राकृतिक बरसात की तरह सिंचाई की जा सकती है, और इसमें कम पानी से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। और सिंचाई के अन्य साधनों की अपेक्षा इसके माध्यम से आधे से भी कम समय में एवं पानी से खेत की सिंचाई की जा सकती है। यानी आधे से कम समय में और पानी की बचत करते हुए भी इसके माध्यम से सिंचाई की जा सकती है। और इस तरह से ये रेनगन तकनीक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट तकनीक है, महत्वपूर्ण तकनीक है। आगे फिर फर्टिगेशन के बारे में देखते हैं कि इस विधि के द्वारा जल के साथ उर्वरकों को मिलाकर सिंचाई की क्रिया संपन्न की जाती है। फर्टिगेशन के द्वारा उर्वरकों को जल में ही मिला दिया जाता है और फिर सिंचाई की जाती है। इस सिंचाई की आधुनिक खोज इजराइल से मानी जाती है। ठीक है, फर्टिगेशन जो सिंचाई की तकनीक है उसकी भी खोज उससे इजराइल से ही मानी जाती है, और ड्रिप सिंचाई जो थी उसकी भी इजराइल से। आगे फिर कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में देखते हैं कि कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण क्या है। यानी इंग्लिश में कहते हैं इसे कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और केंद्र द्वारा प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभिक वर्ष 1974-75 में आरंभ किया गया था। ठीक है, याद रखना इसे। आपको बता दूं कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड था 1974 से 1979 तक था। और इसमें गरीबी उन्मूलन के साथ साथ आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। याद रखना, संक्षेप में बता दूं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो 1951 से 56 तक हुई थी, और इसमें कृषि और सिंचाई पर जोर दिया गया था। उसके बाद दूसरी हुई थी 56 से लेकर के
1961 तक, और उसमें औद्योगिक विकास पर जोर दिया गया था दूसरी में। उसके बाद फिर तीसरी हुई थी 1961 से 66 तक, उस पर दिया गया था आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति, वो भी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। फिर चौथी हुई थी, यानी चौथी होने से पहले 1966 से लेकर के 1969 तक एक योजना अवकाश का टाइम रहा था, यानी प्लान हॉलीडे का, और इसमें कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। ये 3 साल का गैप रहा था। उसके बाद फिर 69 से 74 तक चौथी रही थी, फिर पाँचवीं आ गई ये 74 से 79 तक। ठीक है, याद रखना कुल टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं हुई, और फिर 2017 में इनको बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था 2017 में। और ये जो कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, इसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई साधनों का दक्षतापूर्ण उपयोग करना, सिंचित भूमि क्षेत्र में कृषि उत्पादन बढ़ाना है महत्वपूर्ण। आगे फिर और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लो कि सन 2004 से कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पुनर्गठित करके इसका नाम कमान क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम कर दिया गया, यानी कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं CADWM। आगे फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में अच्छे से देखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके सामने एग्जाम से रिलेटेड, कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पूछा जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसके द्वारा कहा गया था, तो याद रखना ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे, और अब तक सबसे अधिक समय तक रहने वाले यही प्रधानमंत्री हैं। ये बने थे 1900, यानी ये जवाहरलाल नेहरू रहे थे 1947 से लेकर के 1966 तक। ठीक है, 1966 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे थे भारत के, और इनके द्वारा ही जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। और इन परियोजनाओं का मकसद सिंचाई का प्रबंध, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, नौकायन, मत्स्य पालन, वन्यजीव संरक्षण, मृदा संरक्षण और पर्यटन आदि को बढ़ावा देना होता है इस परियोजना का, याद रखना। और वन्यजीव संरक्षण, ये तो हो गया। भारत की प्रमुख कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं आपके सामने दी हुई हैं। जैसे पहली परियोजना है इसमें दामोदर घाटी परियोजना, और बता दूं यह यानी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछा जाता है कि भारत की पहली या फिर स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो याद रखना दामोदर घाटी परियोजना है, और जिसमें दामोदर और उसकी सहायक नदियों जैसे बराकर, कोनार, बोकारो पर बांध बनाए गए हैं। याद रखना दामोदर की सहायक नदी हैं बराकर, कोनार और बोकारो। पूछा जाता है कि दामोदर की सहायक नदियों के नाम बताओ, तो बराकर, कोनार और बोकारो इसकी सहायक नदी हैं, और इन पर बांध बनाए गए हैं जिसके द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है और सिंचाई के लिए भी कार्य किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है। एक टेनेसी नदी है संयुक्त राज्य अमेरिका में, उस पर जिस तरह से बांध या फिर जिस तरह से उसको बनाया गया है तो उसी पर आधारित है ये। और इस परियोजना का विस्तार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य में अधिकतर है, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में। और इस पर जो बांध हैं प्रमुख तिलैया बांध, मैथान, कोनार, पंचेत और हिल। जो दामोदर नदी है इस पर तिलैया बांध, मैथान बांध, कोनार और पंचेत ये प्रमुख बांध हैं। और प्रमुख तापगृह के बारे में देखो कि बोकारो तापगृह और दुर्गापुर तापगृह और चंद्रपुरा तापगृह मतलब इससे क्या बोलते हैं, इसी बहुउद्देशीय परियोजना से जल की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इसी से संबंधित हैं बोकारो तापगृह, दुर्गापुर तापगृह और चंद्रपुरा। आगे देखो पोलावरम सिंचाई परियोजना 26 दिसंबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम परियोजना के लिए पहली किस्त राशि को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, इस पॉइंट को अच्छे से समझ लो कि 26 दिसंबर 2006 को केंद्र सरकार द्वारा ये आंध्र प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है। आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए किस्त राशि को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को
शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, और शिवरमन समिति ने इसके लिए सिफारिश की थी। नाबार्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी दी थी, याद रखना। और यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की जा रही है, यानी जो ये परियोजना है, ये पोलावरम परियोजना, ये गोदावरी नदी पर है और दिसंबर 2021 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। तो ये पूर्ण हो चुकी है और कार्यशील भी है दिस टाइम। इस योजना ने 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, यानी इस परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि को फायदा होने वाला है और 960 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। और यह परियोजना उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के लिए, मतलब अधिकतर उसी के लिए फ़ायदेमंद है, इन चारों राज्यों के लिए। और इसके ऊपर इन चारों के मध्य ही विवाद है इससे संबंधित, इसको लेकर के। अब आगे देखो भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में कि यह सतलज नदी पर स्थित है और देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछा जाएगा कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना सबसे बड़ी है। और इस पर निर्मित बांध विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। ठीक है, याद रखना, भाखड़ा नागल बांध जो है विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांधों में से एक है। और इस परियोजना से दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान लाभान्वित हो रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व राजस्थान इसके द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। और इस बांध के पीछे निर्मित झील को गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल प्रदेश में है इस टाइम। आगे फिर हीराकुंड परियोजना को देखो कि ओडिशा राज्य में महानदी पर निर्मित यह भारत की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। ओडिशा नदी पर है हीराकुंड, ओडिशा राज्य में महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा बांध जो मानव निर्मित है। पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा बांध या भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, बड़ा नहीं, लंबा बांध कौन सा है, तो याद रखना यह है हीराकुंड बांध। आगे फिर टेहरी बांध परियोजना। इस बांध का निर्माण भागीरथी व भीलंगना नदी के संगम पर हुआ है। जहाँ पर भागीरथी और भीलंगना का मिलन होता है उसी पर इस नदी का मतलब इस बांध का निर्माण हुआ है, टेहरी बांध का। ठीक है, तो याद रखना भागीरथी और भीलंगना नदी जहाँ पर आकर के मिलती हैं उसी जगह इस टेहरी बांध को बनाया गया है। तो मैं आपको कुछ नदियों के संगमों के बारे में बता देता हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ, कुछ इन्हें समझने की कोशिश करना आप अच्छे से। कि जैसे देखो, सबसे पहले बद्रीनाथ से निकली ये इसमें ये ले लेता हूँ, ये निकली बद्रीनाथ से निकल चुकी है ये अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ से ये अलकनंदा है, अलकनंदा ये बद्रीनाथ से है, याद रखना। ठीक है, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकल गई। अब ये केदारनाथ से निकल चुकी है मंदाकिनी। फिर उसके बाद गंगोत्री से भागीरथी। ठीक है, याद रखना ये अलकनंदा में ही आकर के मिल रही हैं। और एक है इसके समांतर बहेगी ये यमुनोत्री से यमुना। ठीक है, ये याद रखना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा में सबसे पहले यहाँ पर आकर के मिलेगी ये धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पर आकर के मिलेगी उसे कहेंगे विष्णुप्रयाग, सबसे ऊपर है विष्णुप्रयाग, याद रखना। फिर उसके बाद अलकनंदा में आकर के मिलेगी एक नंदाकिनी नाम की नदी है, नंदाकिनी। ये जो यहाँ पर आकर के नंदाकिनी मिल जाएगी। और ठीक है, जिस जगह पर ये नंदाकिनी अलकनंदा में आकर के मिलेगी उसे कहेंगे नंदप्रयाग। क्या कहेंगे उसे? नंदप्रयाग। फिर ये आगे चलेगी अलकनंदा, तो अलकनंदा में आगे एक और नदी आकर के मिलेगी जिसका नाम है, चलो मैं थोड़ा इससे आगे कर देता हूँ, एक सेकेंड। सॉरी गलती हो गई, दोबारा से ये कट गया, दोबारा बना देता हूँ। जैसे ये निकली बद्रीनाथ से अलकनंदा, इसमें आके मिली केदारनाथ से आकर के मिल गई मंदाकिनी। ठीक है, फिर आकर के मिलेगी गंगोत्री, और ये यमुनोत्री इसके समांतर है, जहाँ से यमुनोत्री से यमुना निकली है गंगा की समांतर है। ठीक है, सबसे पहले आकर के मिली इसमें धौली गंगा, ये विष्णुप्रयाग हो गया। फिर उसके बाद इसमें नंदाकिनी मिली तो ये नंदप्रयाग हो गया, याद रखना।
फिर एक नदी और आकर के मिलेगी इस जगह पर, पिंडार पिंडार नदी इसी अलकनंदा में आकर के मिलेगी, तो इसे कहेंगे कर्णप्रयाग। याद रखना, ये पूछा जाता है कि पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में जहाँ पर मिलती है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं कर्णप्रयाग के नाम से। और जो ये आकर के मंदाकिनी मिली है इसमें अलकनंदा में, जो केदारनाथ से निकली है, तो इस जगह को कहेंगे हम रुद्रप्रयाग। क्या कहेंगे? रुद्रप्रयाग, याद रखना। फिर अलकनंदा आगे चली तो इसमें आकर के ये मिल गई, फिर मंदाकिनी को तो रुद्रप्रयाग कह दिया। भागीरथी, ये भागीरथी है, तो यहीं पर ये अलकनंदा और ये भागीरथी की जो संयुक्त धारा आगे बहेगी इसी को नाम दिया। फिर यहाँ पर है गंगा, और ये आकर के जिस जगह पर मिली उसी को कहा गया देवप्रयाग। ठीक है, याद रखना। देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा और भागीरथी का संगम जो हुआ, उसके बाद इस संयुक्त धारा को गंगा नाम दिया गया। फिर आगे ये गंगा नाम से प्रवाहित होती है और यमुना इसके समांतर बहती है। और फिर जो यमुना है फिर आगे चल कर के इलाहाबाद में जा कर के इससे मिल जाती है। ठीक है, याद रखना, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इलाहाबाद में आकर के इलाहाबाद में उसी जगह पर जा कर के सरस्वती और यमुना और गंगा का मिलन होता है। ठीक है, तो ये नदियों के बारे में कुछ मैंने आपको संक्षेप में समझा दिया। सॉरी, टेक्निकल क्या हो गया ये, फर्टिगेशन थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ इसे। बहुउद्देशीय परियोजना में हम पढ़ रहे थे, अब देखते हैं। बांकड़ा हीराकुंड हो गया, टेहरी, हाँ, इस पर चल रहे थे हम, टेहरी पर। ये यार, सॉरी, चलो हो गया। टेहरी, भागीरथी व भिलंगना नदी, ये हो गया। फिर इसके बारे में देखो टेहरी बांध परियोजना के, कि इस बांध का निर्माण भूकंप क्षेत्र के जोन 5 में हुआ है। ठीक है, भूकंप क्षेत्र जो जोनों में बांटा गया है उसमें जोन 5 में हुआ है, अतः इसे भूकंप दृष्टिकोण से अति संवेदनशील माना जाता है। अति संवेदनशील भूकंप के आपने देखा होगा हिमालय क्षेत्र या फिर गुजरात के क्षेत्र, इस जगह पर अधिकतर आने की संभावना रहती है, क्योंकि इन्हें जोन 5 में बांटा गया है। और इस बांध के पीछे निर्मित जलाशय को स्वामी रामतीर्थ सागर नाम से जाना जाता है। स्वामी रामतीर्थ सागर। आगे फिर नर्मदा घाटी के बारे में देखो, कि इस परियोजना के तहत नर्मदा नदी गुजरात में सरदार सरोवर बांध तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण करती है। और याद रखना, धुआंधार जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर ही है, और यह गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया गया है नर्मदा पर, और मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध। और सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश तथा सर्वाधिक लाभान्वित राज्य गुजरात है। और सरदार सरोवर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य इससे संबंधित हैं। अब देखो, ये महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में आपके सामने एक सूची बनी हुई है, इसे अच्छे से समझना कि इस परियोजनाओं के बारे में डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है। कि सबसे पहले तो लिखा हुआ है उस परियोजना का नाम, उसके बाद जिस नदी से संबंधित है, और फिर जो लाभान्वित राज्य हैं उस परियोजना के द्वारा उसके नाम दिए हुए हैं। जैसे सबसे पहली परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर स्थित है और इसके द्वारा लाभान्वित राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। भाखड़ा नागल बांध हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से संबंधित है, याद रखना। दामोदर घाटी परियोजना को देखो, ये दामोदर नदी पर है और पश्चिम बंगाल और झारखंड इससे लाभान्वित हैं। हीराकुंड बांध परियोजना ये महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में। हीराकुंड परियोजना ये महानदी पर और उड़ीसा राज्य में स्थित है हीराकुंड। और बताया था मैंने पहले ही कि हीराकुंड बांध जो है मानव निर्मित दुनिया का सबसे बड़ा बांध है, और हीराकुंड बांध इसी महानदी पर स्थित है उड़ीसा में। आगे देखो सबरीगिरी परियोजना। सबरीगिरी परियोजना ये कक्की या पंबा नदी पर है और केरल राज्य में है। फिर नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। इसे ऐसे याद रखते हो कि जो शेष नाग था उसके फन पर कृष्ण भगवान नाचे थे कालीदह में। तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। आगे फिर पोचमपाद परियोजना ये गोदावरी नदी पर है और तेलंगाना से संबंधित है।
इडुक्की या इसे पेरियार परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इडुक्की या पेरियार, ये पेरियार नदी पर है, केरल में है। कि पेरियार नदी के बारे में भी पढ़ा होगा आपने, जब ये केरल में स्थित है तो ये परियोजना भी केरल से संबंधित है। आगे फिर पवना परियोजना। पवना परियोजना पवना नदी पर है और महाराष्ट्र में स्थित है। पवन से सिंपल है, पवना नदी और महाराष्ट्र में स्थित है। आगे फिर नाथपा झाकरी परियोजना, ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश को इससे लाभ होता है। नाथपा झाकरी परियोजना और सतलज नदी पर है। सुईल नदी परियोजना, ये सुईल नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में। बाण सागर परियोजना, ये सोन नदी पर है और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित। आगे देखो फिर रामगंगा परियोजना, ये रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड से संबंधित है। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उससे होकर के निकलती है रामगंगा नदी और इसी नदी पर स्थित है ये रामगंगा परियोजना। आगे फिर इसमें सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। इसमें थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, और इसका जो बांध बनाया गया है सरदार सरोवर बांध, वो गुजरात में बनाया गया है। लेकिन ये ये जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश से निकलती है, तो इस वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात, ये चारों राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। और मध्य प्रदेश में इसी नदी पर बनाया गया है नर्मदा सागर बांध। आगे फिर तिलैया परियोजना। तिलैया बराकर नदी पर स्थित है, बराकर नदी पर तिलैया परियोजना, और ये झारखंड से संबंधित है। आगे फिर निम्बो बाजमो परियोजना। निम्बो बाजमो परियोजना ये सिंधु नदी पर स्थित है और लद्दाख में स्थित है। सिंधु नदी जो लद्दाख से होकर के बहती है, ट्रांस हिमालय से। बता सकता है कोई कि इसकी जो सहायक नदी हैं वो उत्तर से दक्षिण के रूप मतलब क्रम में बताओ और नाम बताओ, वो 5 नदी जो हैं। आगे फिर इसमें ये कहाँ हो गई, निम्बो बाजमो ये हो गई। अब फिर उरी परियोजना। उरी परियोजना ये झेलम नदी पर है, ठीक है, याद रखना। उरी और तुलबुल ये दो एक साथ याद रख सकते हो। उरी और तुलबुल, ये तुलबुल नहीं, ये बगली, हाँ तुलबुल। उरी और तुलबुल ये झेलम नदी पर स्थित हैं दोनों, और जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं उरी और तुलबुल। उसके अलावा जो दुलहस्ती, बगलीहार, ये सभी उसी से संबंधित हैं, चेनाब नदी से। अब ये चुटक परियोजना, और देखो चुटक परियोजना ये सुरू नदी पर है, कारगिल लद्दाख में स्थित है चुटक परियोजना सुरू नदी पर। और तुलबुल हो गई झेलम नदी पर। अलमाटी बांध। अलमाटी इसे ऐसे याद रखते हो कि माटी क्यों लालाते ने खाई माटी, जो भजन सा है ना, उस हिसाब से कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी, तो इस हिसाब से इसे याद रख सकते हो कि माटी किसने खाई थी, कृष्ण भगवान ने। तो अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से। आगे फिर चम्बल परियोजना को देखो, ये चम्बल नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे अधिक लाभान्वित होते हैं, दोनों राज्यों से संबंधित है। और यह वो बोलते हैं राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा भी बनाती है, और बीहड़ भूमि के लिए भी जानी जाती है, ये उत्खात भूमि के लिए। और जो घड़ियाल हैं इसी में पाए जाते हैं अधिकतर, चम्बल नदी में, ठीक है। और ये चम्बल नदी यमुना की सहायक नदी भी है। आगे फिर रेहंद परियोजना। रेहंद नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश में पड़ती है ये रेहंद परियोजना, ठीक है। रेहंद परियोजना रेहंद नदी पर और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आगे फिर किशन गंगा परियोजना। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर और जम्मू कश्मीर में पड़ती है ये। किशन से समझ सकते हो कि कश्मीर, कस और किस याद रखना, जम्मू कश्मीर और किशन गंगा, ये किशन गंगा नदी पर है जम्मू कश्मीर में। आगे फिर केन बेतवा लिंक परियोजना। ये केन बेतवा नदी पर है, क्योंकि इसके नाम में ही है केन बेतवा, तो ये दोनों नदी से संबंधित है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच संबंधित है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को इसके द्वारा लाभ होता है। आगे फिर गंडक परियोजना।
गंडक नदी पर उत्तर प्रदेश और बिहार में है ये गंडक परियोजना। आगे फिर गांधी सागर बांध परियोजना, ये चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में पड़ती है। अधिकतर इसका जो गांधी सागर बांध है ये मध्य प्रदेश में बनाया गया है, चंबल नदी पर। किसाऊ बांध परियोजना, ये टोंस नदी पर है और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश इससे संबंधित हैं। टोंस नदी से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आपने पढ़ा होगा। टोंस नदी से संबंधित बता दूं आपको कि गंगा की जो दाएं तट से लगने वाली ये सहायक नदियां हैं उनमें यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा हैं। तो ये टोंस नदी जो है गंगा की दाएं तट से लगने वाली सहायक नदी है। उसके अलावा गंगा की जो बाएं तट की सहायक नदी है उसमें भी कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे रामगंगा, ये बाएं तट से लगती है गंगा से, गोमती ये भी बाएं तट से, घाघरा ये भी, और गंडक और कोसी, महानंदा भी बाएं तट से लगती है। ठीक है, दाएं तट से हैं इसके यमुना, सोन, टोंस और कर्मनासा। तो ये टोंस गंगा की सहायक नदी है। आगे फिर टेहरी बांध परियोजना। टेहरी बांध परियोजना के बारे में समझ लो कि ये भागीरथी नदी यानी भागीरथी प्लस भीलंगना, भागीरथी और भीलंगना पर स्थित है ये टेहरी बांध परियोजना, और ये उत्तराखंड में स्थित है। आगे फिर श्रीशैलम परियोजना, ये कृष्णा नदी पर है। श्रीशैलम को समझ सकते हो कि श्री कृष्ण, श्रीशैलम परियोजना, अगर इसमें श्री नाम लगा हुआ है तो श्री को कृष्ण से पहले लगा दो, तो ये हो गई श्रीशैलम परियोजना। श्री से मतलब श्री कृष्णा, कृष्णा नदी पर है श्रीशैलम परियोजना, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को लाभान्वित करती है। इसमें मैं बता दूं कि जैसे मैंने श्री कृष्ण के हिसाब से याद किया है, तो मैंने एक चीज़ और याद की थी कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि 4 संप्रदायों के बारे में, जैसे 4 संप्रदायों के नाम है स्मृति संप्रदाय जो शंकराचार्य से संबंधित था, स्मृति संप्रदाय, ठीक है, और श्री संप्रदाय ये मैंने याद किया था श्री राम यानी श्री राम लगा दो राम से पहले, तो श्री संप्रदाय था रामानुजाचार्य से संबंधित, उस हिसाब से याद किया था। तीसरा था संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय जो माधवाचार्य से संबंधित था, और चौथा था सनक संप्रदाय जो निम्बार्क से संबंधित था। तो मैंने इसमें ये श्री संप्रदाय जो था ये रामानुचार्य यानी राम के नाम से पहले श्री लगा करके याद किया था। तो ऐसे याद करोगे तो कभी भी भूल नहीं सकते हो तुम। और जब इतना बता दिया है तो एक चीज़ और मुझे याद आ गई है कि कुछ सिद्धांत थे जो सिद्धांत दिए गए थे, तो उसके बारे में भी मैंने ऐसे याद किया था कि जो एक सिद्धांत था विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, ये रामानुजाचार्य से ही संबंधित था। तो राम के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे, तो इस हिसाब से मैंने याद किया था कि राम विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। ठीक है, याद रखना। अब इसमें आगे देखो, ये हो गई श्रीशैलम परियोजना। तो अब है मेटूर परियोजना ये कावेरी नदी से है और ये तमिलनाडु पर पड़ती है। मेटूर परियोजना कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। आगे फिर शरावती परियोजना, ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु ये 3 राज्यों से संबंधित है शरावती परियोजना। ठीक है, याद रखना, शरावती परियोजना शरावती नदी पर, कर्नाटक, गोवा और तमिलनाडु। शरावती नदी के बारे में बता दूं, एक जलप्रपात है जोग, या इसे गढ़सोप्पा या इसे महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं। इसके तीनों एक ही के नाम है, जोग, गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। तो ये मतलब ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक राज्य में पड़ता है ये जलप्रपात। जोग, गढ़सोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं इसे। आगे फिर शिव समुद्रम परियोजना, ये कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में पड़ती है। शिव समुद्रम परियोजना कर्नाटक में और कावेरी नदी पर। अब है आगे हिडकल परियोजना, ये घाटप्रभा नदी पर और कर्नाटक से संबंधित है, घाटप्रभा। और पूर्णा परियोजना, ये पूर्णा नदी पर, इसके नाम में ही है पूर्णा, तो पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर और महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे फिर काकरापार परियोजना, ये ताप्ती नदी पर गुजरात में पड़ती है। काकरापार परियोजना गुजरात में इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। काकरापार परियोजना ताप्ती नदी पर और गुजरात से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां हैं।
मध्य प्रदेश से निकलती हैं दोनों, और डेल्टा का निर्माण ना करके ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, याद रखना। आगे रंजीत सागर बांध या थीन बांध परियोजना, रंजीत सागर बांध या थीन बांध, ये रावी नदी पर स्थित है और पंजाब से संबंधित है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब से ही संबंधित थे, तो रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर और पंजाब से संबंधित है। आपसे पूछा था मैंने कि सिंधु नदी की जो 5 सहायक नदियां हैं उनके नाम बताओ। आपको बता दूं क्रम से उत्तर से दक्षिण, सबसे ऊपर तो सिंधु हो गई, तो इसकी सहायक नदियां देखते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। और इसमें भी याद रखना जो चेनाब नदी है इसका क्षेत्र सबसे बड़ा है। आगे देखो फिर पोंग बांध परियोजना ये व्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। पोंग बांध परियोजना व्यास नदी पर और हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। फिर दुलहस्ती परियोजना, ये भी चेनाब नदी पर। ठीक है, चेनाब नदी पर कितनी हो गई, दुलहस्ती, बगलिहार और ये हो गई दुलहस्ती नहीं, बताता हूँ। देखो उरी और ये तुलबुल को छोड़ दो, उरी और तुलबुल, ये उरी और तुलबुल झेलम पर, बगलिहार, दुलहस्ती और एक और परियोजना है, मेरे माइंड से उतर रही है, मुझे याद तो है। बताओ कोई बता सकता है कौन सी है जो चेनाब नदी पर है और परियोजना? तो दुलहस्ती परियोजना हो गई चेनाब नदी पर और ये जम्मू कश्मीर से संबंध है। आगे है संजय सरोवर परियोजना, ये वेनगंगा नदी पर है और मध्य प्रदेश में पड़ती है वेनगंगा। और कोयना परियोजना, ये कोयना नदी पर महाराष्ट्र में पड़ती है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर और महाराष्ट्र में। माता टीला परियोजना, ये बेतवा नदी पर है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संबंधित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर। आगे फिर रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऐसे याद रख सकते हो इसे कि झांसी ग्वालियर ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं, तो उस हिसाब से समझ सकते हो। आगे फिर तुंगभद्रा परियोजना, पेन्नार और तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है ये। आगे फिर घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी पर और कर्नाटक में। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में पड़ती है उकाई परियोजना ताप्ती पर। आगे फिर साबरमती परियोजना, ये साबरमती नदी पर और गुजरात में पड़ती है। साबरमती स्थान भी है, वो गुजरात में पड़ता है, तो ये तो सिंपल है, याद करना है इसे। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर, गुजरात में। और तेलुगु गंगा परियोजना, ये कृष्णा नदी पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पड़ती है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तेलुगु। इसे याद रखना। तेलुगु और तमिल और तेलुगु भाषियों के बारे में बता देता हूँ कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी तो उसी में से आंध्र प्रदेश में बनाया गया। जो तेलुगु भाषी थे वो तो चले गए आंध्र प्रदेश में, और जो तमिल क्षेत्र था वो अधिकतर तमिलनाडु से संबंधित है। और याद रखना तमिल भाषा जो है, तमिल भाषा शास्त्रीय भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा है तमिल भाषा। आगे देखो कालपोंग परियोजना, ये कालपोंग नदी पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पड़ती है कालपोंग परियोजना। आगे नर्मदा सागर परियोजना, ये नर्मदा नदी पर, गुजरात और मध्य प्रदेश में। ऊपरी पेनगंगा परियोजना, ये पेनगंगा नदी पर, महाराष्ट्र में पड़ती है। अब आगे देखो, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन, नेशनल वाटर ग्रिड मिशन यानी राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन, इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सबसे पहले प्रसिद्ध समाजवादी और चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा दी गई थी और सन 1972 में KL राव ने इसको आगे बढ़ाते हुए गंगा कावेरी लिंक नहर की संकल्पना दी, जिसमें 17 हिमालयी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना थी। याद रखना, राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन में 17 तो हिमालयी नदी और 19 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने की योजना बनाई गई। और इस योजना के क्रियान्वयन में ढाल प्रवणता तथा अत्यधिक खर्च को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाया गया,
क्योंकि भूमि जो है भारत की कहीं ऊंचाई पर है तो कहीं नीचाई पर, उस हिसाब से नदियों को बहाव के लिए इसका जो ढाल होना है वो फ़ायदेमंद रहता है। अगर कहीं पर चढ़ाई ज़्यादा होती है तो पानी उसके मुकाबले जहाँ पर ढलान होता है उस साइड में ज़्यादा जाता है, तो ऊंचाई पर ले जाने में कठिनाई होती है। तो इस वजह से इसमें अत्यधिक खर्च भी किया गया था। और सन 2002 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने इस बात पर बल दिया कि सूखे एवं बाढ़ की समस्या को दूर करने के लिए भारत की प्रमुख नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है। ये प्रधानमंत्री उसने APJ अब्दुल कलाम ने भी इच्छा जाहिर की थी। और राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन से संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं आपके सामने कि राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। अब देखो ये नदी जोड़ो परियोजना 30 प्रकल्पित लिंक आपके सामने, ये इंडिया का मैप है, इसमें देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसे आप जूम करके देखना अच्छे से। ये जो रेड कलर में है इसके बारे में नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है ये सभी, कि ऐसे ऐसे जोड़ा जाएगा नदियों को नहरों के माध्यम से, या ऐसे अधिकतर छोटी नहरों और बड़ी नहरों के माध्यम से। आगे देखो इसमें कि इस मिशन के माध्यम से देश की विभिन्न नदियों को नहरों के माध्यम से जोड़कर एक वृहद राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण किया जाना है। जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक का निर्माण, चंबल से विभिन्न नहरों का निर्माण, यानी ब्रह्मपुत्र गंगा लिंक का निर्माण, चंबल से विभिन्न नहरों का निर्माण कर राजस्थान को जल की आपूर्ति करना, तथा सोन नर्मदा गोदावरी कृष्णा ताप्ती व पेनारू नदी बेसिनों के माध्यम से गंगा बेसिन को कावेरी बेसिन से जोड़ने आदि का लक्ष्य है। तो इसके द्वारा नदियों को आपस में नहरों के माध्यम से जोड़ा जाएगा। और इस मिशन के माध्यम से न केवल सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि बाढ़ एवं सूखा जैसी समस्याओं से भी निजात पाने में आसानी होगी। अब आगे देखो, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अफगान भारत मैत्री बांध, या इसका पुराना नाम है सलवा बांध, ये क्या है और किससे संबंधित है और कहाँ पर है। ये देखो इसमें कि अफगान भारत मैत्री बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है और जिससे 42 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 75,000 हेक्टेयर भूमि जमीन की सिंचाई की जा सकती है। पानी की सप्लाई तथा अन्य रूपों में भी अफगानिस्तान की जनता को इससे फ़ायदा होने वाला है। यानी अफगान भारत मैत्री बांध जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच एक संयुक्त परियोजना है और ये अफगानिस्तान में बनाई गई, भारत ने इसमें मदद की और इसके द्वारा 42 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है और 75,000 हेक्टेयर भूमि को ये सिंचित करती है। पानी की सप्लाई और अन्य रूपों में अफगानिस्तान की जनता को इसके द्वारा फ़ायदा होता है। यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्ते शरीफ में हरीरूद नदी पर बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। याद रखना, अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्ते शरीफ में हरीरूद नदी, इम्पोर्टेंट है, हरीरूद नदी पर। और परियोजना को वेबकोस लिमिटेड ने तैयार किया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? परियोजना को वेबकोस लिमिटेड कंपनी के द्वारा, जो जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। आगे फिर महत्वपूर्ण योजना देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसे शॉर्ट में बोल देते हैं PMKSY योजना। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसकी शुरुआत 2015-16 में हुई और इसका प्रमुख उद्देश्य था सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना, सिंचित भूमि के अंतर्गत फसली क्षेत्र को बढ़ाना, पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना, साथ ही पानी बचत की अधिकाधिक तकनीकों को अपनाना। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों में थे कि सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना, सिंचाई भूमि के अंतर्गत फसली क्षेत्र को बढ़ाना, पानी का प्रयोग अधिक क्षमता के साथ करना, दक्षता के साथ, और साथ ही पानी बचत की अधिकाधिक जो तकनीकें हैं, आधुनिक तकनीक, उनका इस्तेमाल करना। और इस योजना के प्रमुख 4 घटक हैं, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल और जल समर या वाटर शेड विकास। और इस योजना को क्रियान्वयन जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से किया जा रहा है इसका क्रियान्वयन। और देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में इससे लाभ होने वाला है।
यानी 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 65% भाग में सिंचाई की सुविधा नहीं है। ठीक है, याद रखना, देश की जो 14.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि है उसके 65% भाग पर सिंचाई की सुविधा नहीं है। इस लिहाज से ये योजना महत्वपूर्ण है। यानी कुल जो सिंचाई योग्य भूमि है उसके 35% भाग पर ही सिंचाई की जा सकती है। इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब आगे देखो, नदी, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। किसी देश के लिए जल सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है और सिंचाई, पशुपालन तथा स्वच्छता के अन्य उद्देश्यों के लिए हमारे राज्य अधिकतर जल नदियों से प्राप्त करते हैं। यानी जो भारत के राज्य हैं सिंचाई के लिए, पशुपालन और स्वच्छता के उद्देश्यों के लिए नदियों के द्वारा ही अधिकतर जल प्राप्त करते हैं। और सभी दिशाओं में बहने वाली, भारत में विभिन्न राज्यों से होकर जाने वाली ये नदियाँ या तो अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय का मतलब होता है एक ही राज्य के भीतर बहने वाली, या फिर अंतर्राज्यीय। देखो सिंपल है, यानी एक ही राज्य के अंदर जो बहती हैं उनको तो कहते हैं अंतर्राज्यीय, और जो दो या दो से अधिक राज्यों से होकर के बहती हैं उनको कहते हैं अंतर्राज्यीय। अंतर मतलब अंतर तो एक से ज़्यादा के बीच ही होगा ना, जैसे 2, 3, 4 के बीच में तो समझ सकते हो। अंतर निकालना है किसी के बारे में तो अंतर्राज्यीय नदियाँ होती हैं दो या दो से अधिक राज्यों के बीच, और अंतरा एक ही राज्य के भीतर बहती है। तो अंतर से समझ लो, सिंपल एक याद कर लो कि अंतर हम निकालेंगे तो 2 से अधिक के बीच ही तो निकालेंगे, तो उसी हिसाब से 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच बहती हैं नदी, उनको कहते हैं अंतर्राज्यीय नदी, जिसके कारण कभी कभी राज्यों के बीच विवाद हो जाता है। ठीक है, याद रखना। अब कुछ प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद हैं, ये समझ लो कि पूछा जाता है कि ये नदी जल विवाद जो है किस किस राज्य के मध्य है। जैसे पहला है विवाद कि कावेरी नदी जल विवाद। यह विवाद केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के मध्य है। जल बंटवारे को लेकर के पांडुचेरी, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के मध्य कावेरी नदी जल विवाद 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के मध्य। फिर है कृष्णा नदी जल विवाद। ये कर्नाटक में कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के मध्य जल विवाद है। ये 4 राज्यों के मध्य है कृष्णा नदी जल विवाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अब है यमुना नदी जल विवाद। ये हरियाणा में निर्माणाधीन हथिनी कुंड परियोजना को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के मध्य विवाद, यमुना नदी पर जो विवाद है। आगे फिर पेरियार नदी जल विवाद। ये पेरियार नदी पर निर्मित मुल्ला परियार बांध की ऊंचाई को लेकर है, तमिलनाडु और केरल के मध्य। फिर सतलज यमुना लिंक नहर, ये पंजाब और हरियाणा के मध्य है, नहर को लेकर विवाद है। चलो थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आएगा ना बड़े में, तो मैंने छोटा कर दिया। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो अब इसका, और फिर उसे जूम करके देखना, स्पष्ट दिखाई देगा। देखो ये इस साइड में दी हुई हैं ये पंचनद सभी नदियाँ, सिंधु की सहायक नदी, गंगा यमुना ये हो गई, ये चंबल हो गई, ये लूनी हो गई, ये देखो नर्मदा और ताप्ती, ये गोदावरी, ये भीमा और कृष्णा। आगे चल के ये संयुक्त रूप से कृष्णा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये कावेरी हो गई। और ये पेरियार नदी हो गई, वंशधारा, ये महानदी हो गई इस तरफ। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है आपके सामने, ये कोसी हो गई, ये गंडक हो गई। इसी हिसाब से ये संयुक्त धारा आगे गंगा। ठीक है, आप और समझ लेना अच्छे से। अब देखो कुछ संवैधानिक प्रावधान है इसके बारे में, कि संवैधानिक प्रावधानों में देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 262 के 2 खंड हैं, आर्टिकल 262(1) और 262(2),
जिसमें अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित उपबंध किए गए हैं। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद 262 के 2 खंड दिए गए, जिसमें पहला आर्टिकल 262(1) और 262(2), इसमें किए प्रावधान किया गया अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के समाधान से संबंधित। और फिर पहले देखो अनुच्छेद 262(1) में, और यह प्रावधान करता है कि संसद विधि द्वारा अंतर्राज्यीय नदी के जल वितरण जैसे मुद्दों के न्याय निर्णयन के लिए विशेष अधिकरण या कोई अन्य निकाय गठित करने की शक्ति रखती है। यानी संसद के अंतर्गत ये सभी विवाद संपन्न करने, समाधान करने या उसमें कुछ परिवर्तन करने का अधिकार ओनली संसद को है। और फिर आर्टिकल 262(2) कहता है कि यदि संसद विधि में यह निर्दिष्ट कर दे कि कोई न्यायालय उस मुद्दे के संबंध में अपनी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, तो उच्च न्यायालय सहित सर्वोच्च न्यायालय भी उस अधिकरण की कार्यवाही में हस्तक्षेप या उसके निर्णय का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता। याद रखना, तो कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति नदियों के विवाद से संबंधित संसद में निहित है। अगर संसद कह दे तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आगे फिर देखो कि संसद द्वारा संबंध में 1956 में 2 अधिनियम पारित किए गए थे। पहला किया गया नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956। तो ये तो सिंपल है कि नदी अधिनियम से संबंधित जितने भी अधिनियम, नदी बोर्डों या नदी विवादों से संबंधित जो अधिनियम बनाए गए हैं वो 1956 में बनाए गए। ठीक है, याद रखना। पहले देखो नदी बोर्ड अधिनियम 1956 को। यह नदी बोर्ड अधिनियम 1956 अंतर्राज्यीय नदियों एवं नदी घाटियों के नियमन तथा विकास हेतु नदी बोर्ड गठित करने का प्रावधान करता है। ठीक है, समझ लेना इसे। आगे फिर ये अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद 1956, यह कानून पूरे भारत में मान्य है। और यदि किसी राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ विवाद, जल विवाद, तो वहाँ की सरकार इस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार से अनुरोध कर सकती है कि यह विवाद निपटारे के लिए अधिकरण को सौंप दिया जाए। आगे फिर उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालय भी इसके निर्णय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो ये अधिनियम बनता है तो इसके बाद उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अपवाद स्वरूप पिछले कुछ समय से उच्चतम न्यायालय ने इस अधिकरण के नियमों के विरुद्ध अपील स्वीकार कर ली है। यानी अब इसमें उच्चतम जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप करने लग गया है इसमें अधिकरण के निर्णयों के खिलाफ। आगे फिर जल को शुद्ध करने की कुछ प्रमुख विधियां दी हुई हैं आपके सामने या उपाय दिए हुए हैं, तो वो देखो। सबसे पहले इसमें आरओ सिस्टम के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने की आशंका बहुत कम हो जाती है और यह पेयजल को साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका है। और आरओ सिस्टम में 220 से 240 ppm युक्त पानी को स्वच्छ कर 25 ppm तक ले जाया जाता है। यह गंदगी युक्त बैक्टीरिया आदि से पानी को मुक्त कर शुद्ध व मीठा बनाता है। यानी आरओ सिस्टम में 220 से 240 ppm युक्त पानी को, जो ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है, उसे 25 ppm तक लाया जा सकता है। आगे फिर यूवी रेडिएशन द्वारा कि यूवी रेडिएशन सिस्टम से पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अव्यवस्थित हो जाते हैं, साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो इस वजह से फिर पानी स्वच्छ हो जाता है। और यूवी प्यूरीफायर्स 3-4 प्यूरीफायर्स चरणों में आते हैं, जिनमें सेडिमेंट फिल्टर यानी प्री फिल्टर प्रक्रिया और सक्रिय कार्बन कार्टिरेज प्रमुख हैं। आगे देखो क्लोरीनेशन के बारे में समझते हैं कि क्लोरीनेशन के जरिए पानी साफ किया जाता है। विभिन्न नगरों एवं सरकारी उपक्रमों में जलापूर्ति के दौरान यह प्रक्रिया अपनाई जाती है और इससे पानी शुद्ध होने के साथ साथ उसके रंग और सुगंध में भी परिवर्तन आ जाता है और यह पानी में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। क्लोरीफिकेशन या क्लोरीनेशन। हेलोजन टैबलेट के माध्यम से देखो कि आकस्मिक परिस्थितियों में पानी साफ करने के लिए हेलोजन टैबलेट उपयोगी होती हैं। हेलोजन टैबलेट के द्वारा भी पानी को स्वच्छ किया जाता है, लेकिन पानी में इसे कितनी मात्रा में डाला जाए, यह पानी की मात्रा और हेलोजन टैबलेट के ब्रांड के ऊपर निर्भर करता है और यह गोली जल में पूरी तरह घुलनशील होती है।
कोई बता सकता है कि विटामिनों के बारे में बताओ कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं, बताइए। आगे पेयजल में विषैले तत्व। तो जो जल में विषैले तत्व घुले रहते हैं उसके बारे में बताता हूँ कि पेयजल में कुछ विषैले तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कैडमियम, लेड, पारा, निकेल, सिल्वर, आर्सेनिक। ये प्रमुख रूप से विषैले तत्व हैं जो जल में मिल जाते हैं, तो ये मानव जीवन के लिए हानिकारक होते हैं। और जल में लोहा, मैग्नीज, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, कॉपर, सीलियम, यूरेनियम, बोरोन के साथ ही नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट आदि की आवश्यकता से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आवश्यकता नहीं, अधिकता से। ये सभी मानव विकास के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक हैं। तो अगर पानी को पीना है तो उसे स्वच्छ करना पड़ेगा। अपने जल संरक्षण से संबंधित जितने नियम हैं उन सभी का पालन करना पड़ेगा और चारों तरफ स्वच्छता और सफाई को अपनाना पड़ेगा। और वो जो कहते हैं प्रदूषण पर कंट्रोल करनी पड़ेगी। आप जितना प्रदूषण या हानिकारक या नियमों का उल्लंघन करेंगे तो सबसे पहले उसका नुकसान खुद को भुगतना पड़ेगा। और देखो इसमें कि वहीं फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी होती है। और मैग्नीशियम व सल्फेट की अधिकता से आंतों में जलन पैदा होती है। आगे देखो फिर पेयजल के कुछ मानक दिए हुए हैं कि WHO के अनुसार पेयजल ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ, शीतल, स्वादयुक्त तथा गंध रहित हो। यानी WHO के अनुसार कुछ क्राइटेरिया हैं आपके सामने कि स्वच्छ कि जल कैसा होना चाहिए, जो पीने योग्य जल है वो कैसा होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, शीतल होना चाहिए, स्वादयुक्त होना चाहिए और गंध रहित होना चाहिए तथा उसका pH मान 7 से लेकर के 8.5 के मध्य होना चाहिए। ना तो 7 से कम होना चाहिए, ना 8.5 से अधिक होना चाहिए। आपको बता दूं कि जैसे pH मान के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी पदार्थ का अगर pH मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, यानी उस पर ना उसकी जो स्थिति होती है ना अम्लीय होती है ना क्षारीय होती है, यानी उदासीन होती है, न्यूट्रल। अगर 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय होता है। ठीक है, याद रखना। pH का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। जल में आर्सेनिक का मान्य स्तर भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार प्रति लीटर जल में 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक को मानव जीवन के लिए सुरक्षित माना है। ठीक है, याद रखना 0.05 मिलीग्राम। अगर इससे ज़्यादा की मात्रा होती है तो वो मानव जीवन के लिए खतरनाक मानी जाएगी। अगर 0.05 हो या इससे कम हो तो वो मानव जीवन के लिए सुरक्षित है। ये भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार है। जबकि WHO के अनुसार देखते हैं कि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, याद रखना। इसके अनुसार देखा जाए तो पेयजल के प्रति 1 लीटर में अधिकतम 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक की मौजूदगी को एक हद तक सुरक्षित माना है। तो बता दूं, कठोर नियम या अधिक WHO के अनुसार है। यानी अगर जैसे भारत के हिसाब से देखा जाए तो वो जैसे भारत में जो निर्धारित किया गया है मान 0.05, अगर WHO में ले जाएं इसे तो WHO में उसे प्रदूषित माना जाएगा, मानव के लिए हानिकारक माना जाएगा। और WHO के लिए है 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक की मौजूदगी को एक हद तक सुरक्षित माना है। इससे अधिक अगर होता है तो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। और आर्सेनिक से खतरे के बारे में देख लो कि जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने से कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, हाइपर पिगमेंटेशन जैसी प्रमुख बीमारियां हो जाती हैं, यानी लाइलाज बीमारियां जिसका इलाज करना कठिन होता है या होता ही नहीं है। अब ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक है। जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद संशोधन विधेयक जो था ये 2019 में, इस विधेयक द्वारा अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 में कुछ संशोधन किए गए थे। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के द्वारा संशोधन 2019 के द्वारा 1956 के जो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद था उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरह से ये चैप्टर 8 कंप्लीट हो जाता है आज की क्लास में। 20 क्लासों में मैंने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिए, कुल 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो आगे फिर चैप्टर 9 लेकर के आऊँगा कल की क्लास में। तकरीबन भारत के भूगोल में 15-16 के करीब चैप्टर हैं, तो ये सभी ऐसे ही हो जाएंगे और 15-20 दिन और मान लो। फिर उसके बाद करूँगा विश्व का भूगोल। तो पढ़ते चलो, आगे आपको ऐसे ही पढ़ते चलोगे तो मज़ा आने वाला है और इम्पोर्टेंट पॉइंट आते चलेंगे, पढ़ने में भी मज़ा आएगा। क्योंकि जो जो टॉपिक थे आपको बोरिंग टॉपिक थे वो तकरीबन ख़त्म हो लिए। ठीक है, अब आगे फिर चैप्टर 9 को लेकर के आऊँगा। वो चैप्टर 9 है कृषि एवं पशुपालन, यानी कृषि एवं पशुपालन चैप्टर 9 का टॉपिक वो टाइटल रहेगा। तो उसके बारे में जानेंगे, कृषि पशुपालन से संबंधित सभी विधियाँ, सब कुछ उसमें समझने वाले हैं कि जैसे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, विटीकल्चर, ये सभी किस किस के अंतर्गत किसका पालन किया जाता है, सब कुछ किस कृषि की विधियाँ, कृषि से संबंधित तथ्य, पशुपालन से संबंधित सब कुछ जानने वाले हैं और फसलों के बारे में टोटली। तो कल मिलते हैं, कल चैप्टर 9 की क्लास में। पढ़ते रहो, तब तक बाय।